हाय। तो बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, तो हमने इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और लेक्चर 3 की बारी है आज। इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, लेक्चर एजेंडा के बारे में बात करना शुरू करूं, कुछ लोगों का क्वेरीज था। बाय द वे, थैंक यू सो मच, काफ़ी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहिए एंड सीरियस व्यूअर्स की ज़रूरत है मुझे, जो पूरे पूरे लेक्चर्स देखें। ठीक है, आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, बट अगर आप लेक्चर नहीं देख रहे तो फिर पॉइंट ही क्या है ना। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ लोगों का पहला तो ये था कि सर आप ये चैप्टर कंप्लीट कराओगे या नहीं, क्योंकि मार्केट में से कई लोग हैं जो कि ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर कर देते हैं। वेल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था, जनवरी आने से पहले पहले मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। जो मैंने डिसाइड किया है उतना कंप्लीट कर दूंगा मैं। लॉग और मॉड्यूलस इसका पार्ट नहीं है। लॉग और मॉड्यूलस चैप्टर 2 का पार्ट है जो मेरे कोर्स में होता है। तो पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, कुछ लोग कह रहे थे कि लेक्चर का लेंथ थोड़ा सा कम कर दीजिए। वेल, मैं लेक्चर का लेंथ कम करूंगा तो नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, तो इसलिए मैं वो नहीं करने वाला। देन अगेन, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आप प्लान कर रहे हैं। वेल, इनिशियली मैंने 10 प्लान किए थे, और अगर आप कोटा की बात करें, कोटा में तो 1 महीने चलता है ये, बट मैं 10 लेक्चर सोच रहा था, क्योंकि मैं लॉग वगैरह सेपरेटली कराऊंगा, तो 10 तक मैं सोच रहा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी सोच रहा था, बट लोगों ने कहा कि सर 10 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके लिए। तो मैं इसे 6 या 7 लेक्चर्स में वाइंड अप कर दूंगा। बाय द वे, आपको बता दूंगा जब ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 लेक्चर आ गया उसके बाद भी बताया नहीं है कि ये मेरी तरफ से कंप्लीट है। मैं हमेशा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, इवन ऑफलाइन में भी मैं ये चीज़ बोल देता हूँ। ठीक है, तो 6 से 7, 6 तो मिनिमम होंगे ही, और मुझे लगता है कि मैं 6 में कंप्लीट कर पाऊंगा इसे। बट 7वां भी आ जाए तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो ये तीसरा लेक्चर है एंड वीडियोस आते रहेंगे। वीडियो की फ्रीक्वेंसी देखिए, ऐसा है कि मैं 2 टाइप के वीडियोस फिलहाल बना रहा हूँ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस। एक स्मॉल वीडियोस हैं और एक लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस हैं। स्मॉल वीडियोस मैक्सिमम पे 15 मिनट्स होते हैं, उससे कम के ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जिसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़, PSS बोल लीजिए या PS बोल लीजिए, प्रॉब्लम सीरीज़, ये मैं चला रहा हूँ। ये ओलंपियाड की तरफ टारगेट किया गया है, बट ये इन जनरल कोई भी मैथमेटिक्स पसंद करता है। आप रैंडम वीडियोस देखते ही हो, ये भी देख लो, तो आपका मैनिपुलेशन गेम थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपने देखे होंगे उतना ही आपका मैनिपुलेशन बढ़िया होगा। ठीक, ऑफकोर्स आपको करना भी पड़ेगा खुद बैठ के। और ये जो लॉन्ग वीडियोज़ है, इस पर मैंने वैसे कोई ड्यूरेशन नहीं रखा हुआ, बट बुरे से बुरे हालत में भी ये 1.5 आवर्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि लॉन्ग फॉर्मेट के जो लेक्चर्स हैं वो मैं ऐसे ले रहा हूँ कि आप क्लास में बैठे हैं और मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं यही दिखाना चाहता हूँ आपको कि मेरा रेंज कितना है। राइट, तो इस वजह से ये 1.5 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि 1 रखा जाए, बट सिंस मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स 6 कर रहा हूँ, तो ये शायद कभी कभी इसे क्रॉस करे। ठीक है, क्योंकि मुझे एक लेक्चर पे ज़्यादा कंटेंट रखना पड़ेगा, तो कुछ लेक्चर्स लंबे आएंगे। तो मेरे को ये कंप्लेन प्लीज़ मत कीजिएगा कि लेक्चर्स लेंदी हो रहे हैं। भाई, कोटा में 2-2 घंटे की क्लास होती है, कई कई कुछ कोचिंग में 2.5-2.5 घंटे की क्लास होती है, तो मैं तो फिर भी काफ़ी कम कर रहा हूँ। और ये जो लेक्चर्स हैं ये उनके लिए बनाए जा रहे हैं जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। माने कि वो 10th में है और वो 11th में जेई के बारे में सोच रहे हैं, तो दे कैन एक्चुअली टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, तो पहला चीज़ ये। और दूसरा चीज़, ये फुल लेंथ लेक्चर्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये लेंदी रहेंगे। ठीक है, फुल लेंथ का मतलब ही यही होता है। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो 1 शॉट वगैरह पे बिलीव करता है। खैर, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कंट्रोवर्सी होगा फालतू में, वो मुझे करना नहीं है। जिसे जो करना है वो करे, मैं तो इसी तरीके से चलता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये किया जा सकता है, तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए। अदरवाइज़ मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ तो है ही, मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ धीरे धीरे, पर पहले तो मेरा मेन गोल है कि मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो सिंस आप ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, इनको बनाने में टाइम लगता है, और मैं मेनली एक ऑफलाइन टीचर हूँ, तो मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 वीडियो तो आएगा ही एक वीक में। ठीक है, पर वीक लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 1 वीडियो पर वीक ज़रूर होगा। अगर अच्छा रहा किस्मत और मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो ये 2 वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि मैंने आपको कमिटमेंट दी थी कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स को जनवरी से पहले कराऊंगा, और मैं वही कमिटमेंट, मैं प्रॉमिस वही वाले करता हूँ जो मैं पूरे कर पाऊँ। ठीक है, तो वो आप निश्चिंत रहिए, वो हो जाएगा। खैर, अब हम वापस आते हैं अपने लेक्चर पे।
तो लेक्चर एजेंडा कुछ ऐसा है, आज हम सेट थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने बेसिक नंबर्स वगैरह सब देख लिए थे, आज हम सेट की बात करेंगे। ये 11th में इंट्रोड्यूस किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, पहला चैप्टर सेट थ्योरी होता है, बट मैंने सोचा कि आपको पुराना थोड़ा सा रिकैप करा दें। मैं एनसीईआरटी के ऑर्डर में नहीं चलता, बट हाँ एनसीईआरटी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होता हूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी लिख रहे हैं वो एकदम भी बेवकूफ़ नहीं होते, ठीक है, उन्हें पता होता है। कोटा में पता नहीं कुछ और ही ऑर्डर चलता है, वो मेरे को सही नहीं लगता, तो मैं वो कराता हूँ जो ग्रेजुअली डेवलप करता है। अब वो सही है या गलत है ये आप डिसाइड कीजिए, मैं किसी टीचर को सही गलत नहीं बोल रहा, सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा भी अपना है, ठीक। अच्छा, तो सेट थ्योरी और टाइप्स ऑफ सेट पे हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सेट थ्योरी की बात करें तो इसमें जो ऑफकोर्स जो मेन वर्ड है वो है सेट, ठीक। और अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बट मेरे को जो डेफिनेशन मेरे गुरु ने सिखाई थी मैं आपको वो वाला सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक सेट को बोला जाता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कई लोग बोलते हैं पर ये इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए आपको। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये रही, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं आपको पूरा डेफिनेशन अच्छे से इसका एनालिसिस करके दूंगा। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, पहले मेरी बात बस सुन लीजिए और कुछ नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्शन लिख रहा था मैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो है एक ये वर्ड जो कि है कलेक्शन, एक ये वर्ड जो कि है वेल डिफाइंड, और एक ये वर्ड जो कि है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगेन कुछ लोग जो है वो बोल देते हैं कि ये ग्रुप है। ग्रुप वर्ड प्लीज़ मैथमेटिक्स में यूज़ मत कीजिए। ग्रुप जो है वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे अपने कॉलेज में तब आप उसकी बात कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं इस पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा, हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं। तो कलेक्शन का मतलब हमें पता ही है, कलेक्शन मतलब एक, जैसे मान लो एक बैग है और उसमें कुछ सामान रखा हुआ है, तो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ जोड़ा गया है वो है वेल डिफाइंड होना। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब बहुत सिंपल सा है कि चाहे आप इस कलेक्शन को बनाएं या फिर मैं बनाऊं या फिर कोई और बनाए, थर्ड पर्सन लिख देता हूं, ठीक है, कोई भी इस दुनिया का इस कलेक्शन को बनाए तो वो सेम होंगे, ये सारे के सारे कलेक्शंस इक्वल होंगे, राइट। तो इसे हम वेल डिफाइंड कहते हैं। हम एग्जाम्पल्स में देख लेंगे, एग्जाम्पल्स में आपको ज़्यादा समझ आएगा। और ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी तरीके का चीज़, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी, नॉट नेसेसरीली नंबर्स। हालांकि हम ज़्यादातर केस में नंबर्स की बात करते हैं, बट नंबर्स हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब एक जनरल आइडिया है, वो कुछ भी हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ आ रहा होगा कि एक तो पहला चीज़ है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होता। अगर आपने किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट बोल दिया तो आपने उसको एक डेफिनेशन दे दिया है ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलता। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग, यानी कि एक सेट में अगर आप बार बार 1 डाल रहे हो तो उसे आप एक ही बार 1 लिखोगे सेट में, तो वो सफिशिएंट होता है, आपको एक चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर थोड़ा देसी भाषा में समझाऊं तो सेट एक तरीके का बैग है जिसमें सामान रखा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ रखा हुआ है वो उस सेट में है, जो नहीं रखा हुआ है वो उस सेट के बाहर है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब है ये बैग चाहे आप पैक करें या मैं पैक करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें अलग अलग चीज़ें रखी जाती है। अच्छा, और कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि सेट को जो है इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। कैपिटल लेटर्स, मैं कैपिटल यहाँ जानबूझ के लिख रहा हूँ, कैपिटल एक्चुअली कुछ नहीं होता है, इसे अपर केस बोला जाता है। तो अपर केस लेटर्स से, जैसे कि ए बी सी एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसे कैपिटल से ही करेंगे, आप स्मॉल से भी कर सकते हैं, बट
ये एक जनरल मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है मैथमेटिकल दुनिया में कि हाँ इसे ऐसे करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सो ऑन। तो ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया ताकि आपको क्लियर कट पता चल सके कि क्या सेट है और क्या ऑब्जेक्ट है, बिना बार बार ये चीज़ को लिखे। ठीक है, अच्छा अब आपको और कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। याद होगा, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने ऐसा एक सिंबल बनाया था और इसे मैंने बोला था कि ये बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है इसको, है ना। तो ये जो बिलोंग्स टू है, जैसा कि मैंने कहा, सेट जो होता है वो एक बैग होता है जिसमें कुछ चीज़ें या तो होती है या तो नहीं होती है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है A और एक सेट है B, अगर ये ऑब्जेक्ट A इस बैग में, जिसको कैपिटल A बोला जा रहा है, उसमें है, तो हम बोलते हैं कि द स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, या इस ऑब्जेक्ट को एक दूसरा वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो है एलिमेंट या फिर मेंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, यानी कि ये इस सेट में है। एंड ऐसे ही सिमिलरली अगर B इस सेट में नहीं है तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं, B डज नॉट बिलोंग टू A, सेट A। ठीक है, तो ये एक सिंबल है जो आपके लिए नया हो सकता है इस साल, और यही चीज़ हमको मेनली अभी थोड़ा सा देखना है कि बिलोंग होना या बिलोंग नहीं होने का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगेन मैं रिकैप कर देता हूँ। कैपिटल लेटर्स सेट के लिए होते हैं, स्मॉल लेटर्स एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। या तो ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है या फिर ऑब्जेक्ट बिलोंग नहीं करता है। थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो ये आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट और नॉट। जैसा कि हमने कहा, कलेक्शन को सेट बनने के लिए पहला तो वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा कि उसमें ऑब्जेक्ट्स अलग अलग लिखने हैं। अलग अलग फिलहाल के लिए ना भी हो तो भी चलेगा, हालांकि अलग अलग होने चाहिए। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड वाला हिस्सा है या नहीं, या आपके और मेरे सेट अलग अलग या कलेक्शन रादर अलग अलग बन जाएंगे। तो पहला है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन -2 से 200। अगर आप इसे बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, -2, -1, 0, 1 एंड ऐसे करके करके ये 200 तक जाएगा, है ना। और ये आप बनाए, मैं बनाऊं, कोई भी ऐसा बंदा जो मैथमेटिक्स जानता है वो बनाए, आई थिंक इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, है ना। तो इस वजह से आप और मैं दोनों ही बोल सकते हैं कि पहला ये सेट वेल डिफाइंड है और दूसरा इसमें अलग अलग चीज़ें भी रखी जा सकती हैं सेट बनाने के लिए। तो डेफिनेटली ये एक सेट है। ठीक है, अच्छा सेकंड अगर देखा जाए, ये एक इक्वेशन है और बोला गया है कि वो नंबर्स ढूंढे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि दूसरा तरीके से पूछा जाए तो इसका सेट बनाना है आपको x की वैल्यूज का, रूट्स का, है ना। अब जिन्होंने ये सॉल्व किया होता है उन्हें पता है, इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर करें तो ये डिवाइड हो जाता है x-2 इंटू x-3 में, है ना। कैसे, ये -3 और -2 में बढ़ जाता है। ठीक, तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो आएंगे x = 2 एंड x = 3। तो जो सेट बनेगा वो ऐसे लिखा जाता है, करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बीच में जो भी सामान रखा है इस पूरी चीज़ को सेट बोलते हैं और ये जो बीच में रखा है इसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट 2 और 3 है, आप या मैं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर हम 3, 2 भी बना सकते हैं। वेल, हम आगे इस बारे में बात भी करेंगे कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में। तो ये जो सेट है ये सबके लिए सेम बनेगा। तो अगेन इसका आंसर भी यस होगा कि हाँ ये भी एक सेट है। अच्छा, तीसरी बात कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 1 मिलियन। अच्छा, 1 और 1 मिलियन के बीच में क्या लिमिटेड नंबर है? नंबर्स तो लिमिटेड ही हैं। और प्राइम नंबर जो है उसका डेफिनेशन चाहे आप दें या मैं दूं, दोनों के लिए सेम होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, पहला वो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा उस नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, पहला 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये नंबर्स तो चाहे आप हो मैं हूं, दोनों के लिए सेम ही होंगे। अगर आप बोल रहे हो कि 3 इस सेट में बिलोंग करेगा, मैं इसको सेट C अगर बोल दूं फिलहाल के लिए,
तो 3 अगर इसमें बिलोंग करेगा तो भाई मेरे लिए भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। बट 4 नहीं करेगा, तो ये बहुत क्लियर कट डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है ना। तो आपका और मेरा जो कलेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम बनेगा, और इसमें अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ कोर्स लिखे जाएंगे। तो ये यस है, ठीक है कि ये होगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आपके मन में आ सकता है कि सर कभी कभी हम सेम नंबर को बार बार लिख देंगे तो क्या वो कुछ गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होता, बट ये जो डिस्टिंक्ट वाला पार्ट है वो मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि सेट थ्योरी में ज़्यादातर सेट्स में रिपीटेशन को हम लोग एक ही बार लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बैग में अगर आपने, जैसे आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और आपने डिओड्रेंट भर लिया, तो आप बार बार डीओ थोड़ी भरोगे, आपको डीओ बेचने थोड़ी जाना है, आपको तो एक बार डीओ चाहिए, एक परफ्यूम चाहिए, है ना। तो वो एक बार ही लिखा जाएगा, वो बार बार नहीं लिखा जाता इसलिए। अच्छा, 4 देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स इन द क्लास। ये मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो क्लास लिखा है, आप मान लीजिए इस वीडियो में। द प्रॉब्लम इन दिस कलेक्शन इज कि ये गुड का डेफिनेशन क्या है ना। कुछ लोगों के लिए गुड क्या हो सकता है, कुछ टीचर्स के लिए गुड होता है कि जो बंदा अच्छे मार्क्स लाता है या जो बंदी अच्छे मार्क्स लाती है ना। बंदी का मतलब कुछ गलत मत निकाल दीजिएगा, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चे, है ना, तो उनके लिए गुड वो होता है। कुछ लोग होते हैं कि मार्क्स लाते हैं पर एटीट्यूड बहुत है, तो वो गुड नहीं होते, है ना, वैसे भी होते हैं। तो इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। 2 अलग अलग टीचर, 2 अलग अलग ख्याल के टीचर मिल जाएंगे, 2 अलग अलग चीज़ें बोल देंगे, तो इसीलिए ये जो है ये अलग लोगों के लिए अलग बन जाएगा। एंड देयरफॉर ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं बन सकता, वेल डिफाइंड नहीं है, अलग लोगों के लिए अलग चीज़ है। सिमिलरली 5th वाला अगर देखें, मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स। अब ये टैलेंट जो है ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को नहीं मेरे को किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट किसी को क्लासिकल सिंगर्स पसंद हो सकते हैं, उनको क्लासिकल सिंगर्स टैलेंटेड लगते हैं, और किसी को आज के ज़माने के सिंगर्स भी टैलेंटेड लग सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है वो कितना हद तक सही है, पर अलग लोगों के लिए अलग अलग लोग टैलेंटेड हो सकते हैं, है ना। तो अगेन इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो ये नो होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। अब अगेन बेस्ट का कोई फिक्स मापदंड नहीं है ना, हम लोग पक्के तौर पे नहीं कह सकते। हाँ, आप बेस्ट रन रेट लिख देते, बेस्ट स्ट्राइक रेट लिख देते, बेस्ट एवरेज लिख देते तो कुछ बात हो सकती थी, पर सिर्फ बेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी के लिए जो बंदा क्लासिक शॉट्स खेलता है वो बेस्ट होता है, किसी के लिए जो AB डिविलियर जैसे शॉट खेलता है वो बढ़िया हो सकता है ना। तो इसके लिए भी कोई फिक्स डेफिनेशन है नहीं, तो इसलिए ऑफ कोर्स ये नो आएगा। लास्टली, कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय एलन डे बुटॉन। ये जो है ये मेरे फेवरेट राइटर हैं, वन ऑफ द बेस्ट। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप फिलॉसफी के अंडर में है तो। खैर, प्रमोशन नहीं हो रहा गाइस, मैं खुद ही इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इनको प्रमोट कर पाऊँ। तो कलेक्शन ऑफ बुक्स, अगेन ये कोई भी एक पर्टिकुलर राइटर है, इनकी जितनी भी बुक्स लिखी हैं ये कुछ ना कुछ फिक्स ही तो होंगी। अगर मान लीजिए जैसे शेक्सपियर ने अगर हैमलेट लिखी है, तो अगर मैं इस कलेक्शन की बात करूं तो इसमें हैमलेट थोड़ी आएगा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू होगा इस सेट के। लेकिन अगर इनकी किसी बुक की बात करूं मैं, स्कूल ऑफ लाइफ जो है वो बुक है इनकी, तो वो इनके सेट में आएगा। तो ये चाहे ये सेट कोई भी बनाए, आप गूगल करके बना लोगे तो आपका और मेरा सेट सेम बनेगा। चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, बट जैसा कि मैंने बोला ऑर्डर का कुछ खास काम नहीं होता, तो ये यस होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सारी की सारी क्लियर हुई होगी कि ये सेट होना या नहीं होना कैसे डिफरेंट होता है, कलेक्शन और सेट के बीच में क्या फर्क होता है, ठीक है। ओके, सो अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि लिखने का क्या तरीका हो सकता है सेट को, है ना, अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं मेनली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास जो पहला तरीका होता है उसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, और जो दूसरा तरीका होता है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। जिन्होंने पढ़ा होता है उन्हें पता है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी पता तो ये NCERT का ही मैटर है, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं, आपको बस मेनली पता होना चाहिए कि होता क्या है। डेफिनेशन वगैरह याद करने से मैथमेटिक्स में भला नहीं होता किसी का, ठीक है, SST नहीं है ये। अच्छा, तो रोस्टर फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि आपने एक सेट को सबसे पहले तो ऐसे लिखना होता है कि ये जो करली ब्रैकेट बोल लो, फ्लावर ब्रैकेट बोल लो, जो मर्जी इन्हें बोल लो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। तो आप इन्हें जो मर्जी कहें, इनके बीच में लिखा जाता है सबसे पहले
रोस्टर फॉर्म में, और मान लो अगर मैं ये ऐसा कुछ लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, सेट को ऐसे ही लिखा जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो एज इट इज़ आपको लिखनी होती है। जैसे कि मान लो एक वर्ड दिया गया है स्कूल, ठीक है? तो अगर मैं स्कूल के, ये मैंने वैसे एनसीईआरटी से ही उठाया है, स्कूल के मैं सारे लेटर्स लिखना चाह रहा हूँ कि इस वर्ड को बनाने के लिए क्या क्या लेटर यूज हुए हैं। तो ऑफकोर्स पहला लेटर है एस, फिर सी, फिर एच, फिर ओ, फिर एक और बार ओ। लेकिन मैंने आपको बोला था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, तो ओ एक बार आ चुका, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और एल। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा पहला लेटर ये, तो सर क्या पहला ही लेटर पहले लिखा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको जितना चाहे स्क्रैम्बल कर सकते हैं, ये सेट चेंज नहीं होगा, ठीक है? ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन, अगर मैं सेट बिल्डर की बात करूं तो सेट बिल्डर बोलता है कि पहला एक टाइप ऑफ एलिमेंट लिखा होना चाहिए, और दूसरा उस एलिमेंट के बारे में कोई ना कोई प्रॉपर्टी दी होनी चाहिए, ठीक है? यहां पे क्या था, जो एलिमेंट है उसे एज इट इज आपने मेंशन कर दिया था, बट यहां पे डिफरेंस है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि लेट सी एक ऐसा सेट है, इसे पढ़ते कैसे हैं वो भी देख लीजिए। सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स यानी सेट है ऐसे एक्स जैसे एलिमेंट्स का, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, यानी कि x जो है वो खुद 2n है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको सच दैट पढ़ा है, तो इसे सच दैट पढ़ा जाता है कि ये कुछ ऐसा होगा 2n, एंड n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, और फाइनली n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। बहुत सारी चीजें बोल दी शायद मैंने, देखिए दोबारा पढ़िए। C इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है लेस देन 5, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें हैं ना साथ में लिया जाता है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 2n लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है वो 2n के बराबर है। तो ये जो है ये था टाइप ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे इस सेट में, और ये था वो प्रॉपर्टी जिससे आप ये सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सेट बिल्डर नाम में ही समझ आ रहा है कि सेट को बिल्ड करना है, पहले से दिया नहीं हुआ है सेट। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सेट पहले से दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपको सेट को बिल्ड करना है। तो इसलिए एक टाइप दिया होगा एलिमेंट का कि किस तरीके की चीजें रखी होंगी, और वो जो तरीका है वो यहाँ दिया हुआ है कि कैसे निकालना है आपको वो एलिमेंट्स, ठीक है? थोड़े एग्जाम्पल्स के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय द वे, अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि सेट बिल्डर को रोस्टर में बनाइए, रोस्टर को सेट बिल्डर में बनाइए। अगेन ये बेसिक्स हैं, ये जेई में कोई नहीं पूछता, बट आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अगर आपको इसको रोस्टर में बनाना है तो आप इसे कैसा लिख सकते हो? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड स्कूल। तो ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म हो गया इसी सेम चीज का, ठीक है? मैं इसे हटा देता हूं वैसे तो, क्योंकि हमें तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखना था, तो मैं इसे तो हटा देता हूं। बट मुझे उम्मीद है कि ये कैसे चेंज हो रहा है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? कि आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप टाइप ऑफ एलिमेंट एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे अगर देखा जाए, इसे हम रोस्टर में कैसे लिख सकते हैं? n जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आप n की जगह क्या रखोगे? n की जगह आप 1 2 3 4 5 रख सकते हो, ये अलाउड है। अगर आपने वो रखा तो पहला एलिमेंट आएगा 2 इंटू 1 जो कि है 2, नेक्स्ट आएगा 2 इंटू 2, आपने पहले n को 1 रखा फिर n को 2 रखा, तो 2 इंटू 2 4, नेक्स्ट 6 8 एंड 10। तो ये जो बना इसे हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे इसी सेम सेट C का, ठीक है? तो आप मेजरली आइडिया समझिए कि आइडिया क्या है। आइडिया बहुत सिंपल है। रोस्टर में आप डायरेक्टली चीज़ों को लिख देते हैं, और सेट बिल्डर में आप एक प्रॉपर्टी के साथ लिखते हैं चीज़ों को, ताकि आप सेट बाद में बना पाएं, ठीक है? और आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस फॉर्म में ही दिए जाते हैं, ताकि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करें। चलिए, तो इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं, वो बेहतर समझ आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सप्रेस सेट ए
जो कि इस फॉर्म में दिया गया है। ध्यान दीजिए, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या दिया गया है, सेट को ध्यान से दीजिए। ये x है, x खुद एक नेचुरल नंबर है पहला चीज, और जो x है वो 2 का पावर n जैसे नंबर है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है ना। तो अगर आप इसे लिखने गए तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि जो पहला एलिमेंट होगा वो n को 1 रख लीजिए, क्योंकि नेचुरल नंबर है n, तो n 1 से लेके इन्फिनिटी चलता जाएगा, 1 2 3 इन्फिनिटी चलता जाएगा। तो जब आपने 1 रखा तो ये 2 का पावर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको x लिखना है, x तो ऐसा है खुद, तो आप ऐसे ही नंबर्स लिखेंगे। दूसरा आप लिखोगे 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, आगे आप समझ ही रहे हो 2 का पावर 4 एंड सो ऑन, और ये चलता रहेगा। इसे आप सिंप्लीफाई ऑफ कोर्स कर सकते हैं कि ये 2 है, 4 है, 8 है एंड सो ऑन, यानी कि आपने 2 की सारी पावर लिखनी थी। अच्छा, ये क्या है? ये एंड सो ऑन है, इसे एलिप्सिस बोला जाता है। मैंने ये बेसिक मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। अच्छा, इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है कि आपको एक सेट ए दे रखा है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, तो वो आप कैसे लिखेंगे? ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, आप पहले तो आपको इसके बीच में कोई एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आपको डिपेंडिंग ऑन कि ये सेट कितना मुश्किल है या आसान है उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक मुश्किल सेट मिल गया तो ऑफ कोर्स, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो नंबर है, पहला नंबर है 0, उसके बाद वाला नंबर है 7, उसके बाद है 26। अब इसमें कोई पैटर्न अगर आप ढूंढने जाएंगे तो शायद आप ये देख पाएंगे कि पहला चीज जो है 0, उसे लिखा जा सकता है 1 का 1 - 1 जैसा लिख सकते हो, या फिर 2 - 2 ऐसा कुछ हो सकता है। अब अगेन 7 के साथ अगर हम देखें तो 7 जो है वो 8 - 1 लिखा जा सकता है। अब मैं 8 को अगर ध्यान से देखूं तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है और -1 है, तो यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है कि सेकेंड एलिमेंट 2 का क्यूब है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को मैं 1 के साथ जोड़ के देखना चाह रहा हूं, दूसरे को 2 के साथ जोड़ के देखना चाह रहा हूं। क्यों? ताकि मैं उसे n की फॉर्मेट में लिख पाऊं, है ना। मेरे को ऐसी चीजें बनानी है, तो ऐसी चीजें बनानी है तो एक कुछ फिक्स पैटर्न तो दिखना चाहिए, और वो आपको यहाँ पे फिर दिख जाएगा। 26 की बात करें तो ये कैसे होगा? ये होगा 3 का क्यूब जो कि होता है 27 - 1। तो हमें शायद पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? ये कहाँ तक चलेगा? आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, तो ये 5 तक ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि A इज सेट ऑफ ऑल x, x का सेट है, सच दैट x जो है वो कैसा लिखा जा रहा है? n क्यूब -1 लिखा जा रहा है, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर है पहली चीज, और n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। आप चाहो तो इसकी जगह लेस देन 6 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी कि ये सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक रोस्टर फॉर्म में सेट दिया गया है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अगेन सेट बिल्डर बनाना है तो आपको वो प्रॉपर्टी एक लिखनी पड़ेगी जो कि पैटर्न ढूंढने से आएगा। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है? बहुत सिंपल है कि पहला था 1 2, अब आपने क्या किया? ऊपर में 1 ऐड किया और नीचे में 1 ऐड किया, लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो इसमें और इसमें ऑलरेडी 1 का डिफरेंस है, तो शायद ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 है, और ये n जो है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले 1 था, उसके बाद क्या हुआ? 2 हो गया ये, पर 2 होते ही नीचे वाला 2 से भी एक ज्यादा होगा जो कि 3 होगा। तो ये फॉर्मेट कुछ फॉलो होता हुआ सा दिख रहा है। जब आपको ऐसे रियलाइज हो जाए कि ये फॉर्मेट है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक है, हमने काफी क्वेश्चंस देख रखे हैं तो हमें पता है, ठीक, प्रैक्टिस करके आएगा ये, तो आपको ये पैटर्न ढूंढना आना चाहिए। तो जो सेट हमें गिवन है तो उसे अगर हम लिखेंगे, देयरफॉर मैं ऐसा लिख देता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ ऐसा होगा, ऐसा कि सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to n upon n+1
जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है और n कहाँ तक जा रहा है। अगर आप देखो ऊपर n लिखा है आपने, तो आपको यहाँ पे भी न्यूमरेटर देखना चाहिए, न्यूमरेटर 6 तक जा रहा है, तो आप इसे लेस देन इक्वल टू 6 या लेस देन 7 लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात बहुत ही क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, इसको एक और तरीका होता है क्लीन लिखने का, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे, बट अगर आप चाहें तो आप सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म n अपॉन n+1। आपने सीधा ही लिख दिया, x लिखने का झंझट ही छोड़ दिया, आपने सीधा टाइप ही लिख दिया, सच दैट कैसा, n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 6 या लेस देन 7। मैंने दोनों ही वैरायटी लिख दी है, आपको जो वाला समझ में आता है आपको वैसा लिखना है। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर लिखने का तरीका होता है। आई होप यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। एक और सवाल कर लेते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, देख लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप देखें यहाँ पे कुछ सेट दे रखे हैं और यहाँ पे उनका सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, आपको इन्हें मैच करना है। तो अगर आप इसे ट्राई करें तो देख लीजिएगा कैसे होता है। पहला है 1 2 3 6 और इससे आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, एट मैक्स देखते ही देखते सीधा ये पता चल रहा है कि ये मैथमेटिक्स वाले सेट से मैच करता है। तो हमें पहला चीज़ जो मिलेगा वो ये कि 3 और D साथ में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि 3 जो है वो D के साथ मैच होगा, पहला। अच्छा, इसके बाद सबसे पहली चीज़ लिखी है, यहाँ सेट बिल्डर वाले ढूंढ लो, इसके एलिमेंट्स ढूंढ लो और यहाँ पे मैच कर लो, इजी पड़ेगा। तो x एक प्राइम डिवाइजर है 6 का, 6 के प्राइम डिवाइजर होते हैं 2 और 3, जो कि हमें इस वाले सेट पे दिखाई पड़ रहा है क्लियरली। तो हमें दिख रहा है कि जो सेकंड है वो a के साथ मैच होगा। थर्ड वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। b की बात करते हैं, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, है ना। तो अगर x एक ऑड नेचुरल नंबर है विच इज लेस देन 10, तो वो कैसे आ सकता है। 10 से नीचे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ऑड, वो शायद इस फोर्थ सेट में दिए गए हैं ना, 1 3 5 7 9। तो जो फोर्थ सेट है वो b के साथ मैच किया जाएगा। एंड फाइनली आई थिंक हमारे पास 2 बच रहे हैं, जो कि है पहला सेट और जो C सेट है वो, है ना। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे खुद, आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। यहाँ से थोड़ी सी मेन बातें शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, तो वो डेफिनेशंस को बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पहला जो टाइप होता है सेट का, उसे हम बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्प्टी सेट से तो एटलीस्ट समझ में आ रहा है, अगर कुछ लोगों को नल का मतलब नहीं पता। इसे वॉइड सेट भी बोला जाता है, नल का ही दूसरा वर्ड वॉइड होता है। तो नल सेट और एम्प्टी सेट, इसे जो है ये वो सेट है जिसके अंदर कोई भी सामान नहीं रखा होता है, ऐसा खाली, और यही इसका सिंबल भी होता है, इसे ऐसे ही लिख दिया जाता है। और कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। कुछ लोग इसे फाई पढ़ते हैं, एक्चुअली ये फाई नहीं होता है, बट आप इसे फाई बोल सकते हैं, ज़्यादातर लोग इसे फाई ही बोलते हैं। एक्चुअल फाई में और इसमें फ़र्क होता है, ये डैनिश अल्फ़ाबेट है, इसका नाम फाई नहीं है। ठीक है, और फाई जो है वो ग्रीक है। खैर, तो एम्प्टी सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कि कुछ भी नहीं रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि x इज अ लाइक सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज प्राइम एंड ग्रेटर देन 2। ठीक है, नहीं, ये ठीक नहीं बैठेगा। मैं एक काम करता हूँ, x इज अ इवन प्राइम ग्रेटर देन 2, क्योंकि अगर प्राइम ग्रेटर देन 2 वो तो होते ही है, लेकिन 2 से बड़ा इवन प्राइम ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं होता, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अच्छा, अगेन एम्प्टी सेट को है ना द एम्प्टी सेट बोला जाता है। द एम्प्टी सेट मतलब ऐसा एक ही सेट होता है दुनिया में जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, क्योंकि अगर आपने ऐसी 2 चीज़ें लिख दी तो फ़र्क क्या है, दोनों सेम ही तो है। तो इसलिए हम इसे एन एम्प्टी सेट नहीं बोलते, हम इसे द एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि x एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन 1 है। अब ऐसा कोई एक नंबर पॉसिबल ही नहीं होता जो कि 5 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो सेम टाइम पे। ठीक है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट को जन्म देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एम्प्टी सेट समझ आ रहा होगा।
एम्प्टी सेट बहुत यूजफुल सेट है। आप बोल रहे हो ये क्या फ़ायदा है इसका, इसको पढ़ने का। कभी अगर आपको कुछ सेट की प्रॉपर्टी वगैरह चेक करनी हो कि कोई चीज़ हर एक सेट पे लागू होता है या नहीं, कोई एक स्टेटमेंट दिया गया हो, तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप एम्प्टी सेट के साथ चेक करें। क्यों? क्योंकि कई बार एम्प्टी सेट में चीज़ें लागू नहीं होती हैं। तो ये बहुत अच्छा काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा ज़्यादा ऐसा कुछ, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, दूसरा जो सेट होता है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन जो वर्ड है वो सिंगल से बना हुआ है। तो सिंगलटन सेट में सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो ये एक सिंगलटन सेट है, एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। दूसरा, ये जो ऊपर एग्जांपल है इसे ही थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम। आपको पता है इवन प्राइम एक ही होता है जो कि होता है 2। ठीक है, तो ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट होता है, ये असिंगलटन सेट होता है। ऐसे कई सारे सिंगलटन सेट्स आप बना सकते हैं, राइट। तो इसे द सिंगलटन सेट मत बोलिएगा, ये एक ही होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आइडिया समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सेट है वो है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, अगेन नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में बस इतना ही डिफरेंस है। फाइनाइट सेट में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट में अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में एक बात बोली हुई थी, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो आप खुद देख लीजिए, पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। इसे हम लिख सकते हैं, मान लो अगर मैं इसे ए बोल देता हूँ, तो हम इस फैक्ट को ऐसा लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, ऐसा लिखा जाता है। और इसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, तो मैं ये चीज़ यहीं पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ऑर्डर ऑफ सेट ए। और ये जो ऑर्डर है हम ये जनरली फाइनाइट सेट पे इसकी बात करते हैं। हालांकि अगर आप हायर क्लासेस में कॉलेज वगैरह में जाके एडवांस्ड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कार्डिनैलिटी वर्ड यूज़ करते हैं। इसी सेम चीज़ को ऑर्डर की जगह कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो कार्डिनैलिटी है वो हम इनफाइनाइट सेट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए काफ़ी एडवांस्ड मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। आपके सिलेबस के अनुसार ऑर्डर ऑफ सेट फाइनाइट सेट का ही होता है। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट के लिए आप बोलोगे इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, पर कार्डिनैलिटी की कोई बात नहीं की जा सकती है। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। तो आई गेस इतना पार्ट हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट की भी बात हो गई। अच्छा हाँ, कुछ टेक्स्ट बुक में इस चीज़ को एन ऑफ ए की जगह ओ ऑफ ए भी लिखा जाता है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मोर और लेस द सेम थिंग है। कहीं ये मत बोल दीजिएगा सर इस बुक में तो ओ लिखा है, आपने गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गलती होती है तो मैं खुद डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि ये गलत हो गया है, लोग पॉइंट आउट कर देते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है। ठीक है, तो अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। तो अगले टाइप के जो सेट है वो है इक्वल सेट्स। ठीक है, इसके नाम में से ही पता चल रहा होगा हम लोगों को कि इक्वल सेट्स कुछ नहीं होते हैं, वही सेट होते हैं जो एग्जैक्ट सेम होते हैं, बस दिखने में शायद थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहे हैं, हालांकि उसके अंदर जो समान होता है दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो हम 2 सेट को तब इक्वल सेट बोलते हैं, जैसे कि अगर हम ए और बी की बात करें तो हम ए और बी को इक्वल तब बोलते हैं इफ, ऐसा लिख देता हूँ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एक चीज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी, या ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इज ऑल्सो इन बी, इज ऑल्सो इन बी लिख रहा हूँ, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कोई एलिमेंट जो बी में है वो ए में भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ए में कोई सामान रखा है तो वो बी में भी होना चाहिए, एंड बी में जो सामान रखा है वो ए में भी होना चाहिए। ठीक है, इसे अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो इसे ऐसे लिखते हैं कि इफ ऐसा लिख देता हूँ, ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा सा, इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इसका मतलब है
ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए का ए में बिलोंग करते ही ए बी में भी बिलोंग करने लग जाता है अगर ऐसी कुछ कंडीशन है। एंड बी बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज, यानी बी के बी में बिलोंग करते ही ऐसा हो जाता है कि बी ए में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन हम बोलते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहीं पिन कर देता हूँ। तो अगर एग्जाम्पल बोले तो मान लो एक सेट है जो कि है 1 2 3 4 एंड बी सेट है, ये एग्जाम्पल है बाय द वे, और भी एक एग्जाम्पल दे दूंगा अच्छा सा। और दूसरा है 3 1 4 2। अब अगर ऐसे ही देखा जाए तो हो सकता है कि ये दोनों सेट डिफरेंट लगे, लेकिन अगर आपने मेरा डेफिनेशन पढ़ा है तो आपको पता है कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, इसमें ऑर्डर का कोई खास फर्क होता नहीं है, तो ऑर्डर से डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर ऐसे दो सेट्स हैं तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा आपको। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल और है क्या, कि अगर a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। ठीक है, पहला सेट। दूसरा सेट है x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर, ओके, इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, तो अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा जाए एज इट इज लिखा और आपने कुछ भी नहीं किया इसमें, तो आपको लगेगा कि ये दो सेट डिफरेंट है। हालांकि यहाँ पे मैंने नंबर्स छोटे लिए हैं, बट ऐसे ही देखने में ऊपर ऊपर से लग रहा है कि ये डिफरेंट सेट है। बट इसे अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि 6 से नीचे प्राइम होते हैं 2 3 5, और अगर आप इसे कन्वर्ट करें तो भी आप पाएंगे कि इसको 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है। ठीक है, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, राइट। आपको पता ही होता है 30 जो है पहले आप 2 से करते हो, 15 आता है, 3 से करते हो, 5 आता है, और यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में देख रहे थे ओरिजिनल वाले जो डेफिनेशंस है, तो वो एक जैसे नहीं लग रहे थे, बट रोस्टर फॉर्म में आने के बाद हमने क्लियरली नोटिस किया कि ये इक्वल है। तो इक्वल सेट्स कभी कभी एज सच दिखाई नहीं पड़ते, पर हमें पता होने चाहिए कि ये रोस्टर फॉर्म में करने के बाद इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल का ये मतलब होता है। और ये दो एग्जांपल्स इसीलिए दिए कि पहला कि ऑर्डर का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इक्वालिटी पे, और दूसरा आपको हो सकता है कि लगे कि दो सेट इक्वल नहीं है पर वो इक्वल हो जाए। तो आई गेस मुझे ये आइडिया क्लियर करने में शायद मैं सफल रहा होऊंगा, और हम अगले टाइप ऑफ सेट पे चलते हैं जो इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, बट आपको थोड़ा बेहतर लग सकता है इससे थोड़ा इजी पड़ेगा शायद, या हार्ड भी पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो जो सेट होता है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। वैसे अगर आप एडवांस्ड मैथमेटिक्स पढ़ने जाएंगे तो इक्विवेलेंट सेट की बात हम फंक्शन पढ़ाने के बाद करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हम कार्डिनलिटी जो है ऑर्डर ऑफ सेट के हिसाब से हम बता देंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट कैसे होते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए और मान लीजिए दूसरा सेट है बी। हम इन्हें इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब अगर हमारे पास सेट है तो हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ होंगे। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कार्डिनलिटी की कब बात कर सकते हैं? तब बात कर सकते हैं जब ये फाइनाइट सेट हो, और अगेन ये भी फाइनाइट सेट हो। तो ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहली चीज इक्विवेलेंट सेट में हम जो दो सेट को इक्विवेलेंट बोल रहे हैं वो फाइनाइट सेट होने चाहिए इक्विवेलेंट बोलने के लिए, हमारे अभी जो नॉलेज लेवल है उस पर, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला है कि कार्डिनलिटी इनफाइनाइट के लिए भी डिफाइन करी जा सकती है अगर करना चाहें तो, ठीक। तो अगर हमारे पास दो ऐसे सेट है जिनके कार्डिनल नंबर्स इक्वल हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि A इज इक्विवेलेंट टू B, ठीक है। और इसे लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है, सिमिलैरिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। या फिर सीधा सीधा वो इक्विवेलेंट ही लिख देते हैं। कुछ कुछ बुक में तो ऐसा लिखा होता है, कुछ कुछ बुक में ऐसा भी लिखा होता है, और कुछ कुछ बुक्स ये कुछ भी नहीं फॉलो करते, वो लिख देते हैं A इक्विवेलेंट टू B, ठीक है।
तो जिस बुक में जैसा लिखा हो आपको वैसा फॉलो करना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। आपको मेनली इक्विवेलेंट का आइडिया क्लियर होना चाहिए कि दो सेट को इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हो, यानी कि वो दो सेट फाइनाइट भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक सेट है ए जो कि है 1 3 5 7 और दूसरा सेट है बी जो कि है ए बी सी डी। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, मैं ये ए थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों सेट को, तो क्या ये सेट इक्वल है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? 1 ए में बिलोंग कर रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 1 बी में बिलोंग कर रहा है। वैसे ही ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ए कैपिटल ए में भी बिलोंग कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो ये इक्वल सेट तो नहीं है। पर अगर हम ध्यान से देखें, एन ऑफ ए जो है वो 4 आ रहा है और एन ऑफ बी भी 4 आ रहा है, यानी कि ए और बी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, है ना। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स का आइडिया है। अच्छा, एक यहाँ पे नोट करने वाली बात बहुत सिंपल सी हो गई है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नोट ये है कि नोट दैट एवरी इक्वल सेट, ठीक है, या एवरी इक्वल सेट नहीं लिखता मैं, इसे थोड़ा बेहतर वर्ड्स में लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, नोट दैट इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट्स में तो हमेशा सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम हो ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ ए इक्वल टू बी है, तो ऑफकोर्स इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और ऐसा इधर भी है। अगर सारे एलिमेंट सेम ही है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम हो जाएंगे ना। तो इस वजह से इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट कॉन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कॉन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कॉन्वर्स का मतलब होता है कि इसका उल्टा, कि इक्विवेलेंट भी हमेशा इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपने यहां देख लिया कि ये इक्विवेलेंट सेट तो है पर ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये एक नोटवर्दी बात है जो आपसे अगर पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ सवाल देखते हैं। तो सवाल देख लेते हैं कि इन द फॉलोइंग, हमने देखा कि a इज इक्वल टू बी है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। स्टेट वेदर a इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। तो इक्वल सेट्स हमें पता है कि कैसे किए जाते हैं। इक्वल सेट मतलब ऐसा एक भी एलिमेंट ए में मिल जाए जो बी में ना हो, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वो इक्वल नहीं है। पर अगर हमें इक्वल बताना है तो हमें सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इधर देखें ए बी सी डी है, यहाँ पे भी अगर देखें तो डी सी बी है। तो ऑर्डर चेंज करने से तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। मैं अब तक वाइट यूज कर रहा था, यस। तो ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, इसके पास 12 है बट इसके पास 12 कहीं भी नहीं है। तो अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो ए में तो है पर बी में नहीं है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये इक्वल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास है। एक रोस्टर में है, एक सेट बिल्डर में है। तो आप पहले तो सबको रोस्टर बनाइए। तो इसको अगर आप रोस्टर बनाएंगे तो ये होगा x, बोला गया है कि इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एक्चुअली, और x जो है वो 10 से कम है और बराबर भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही है, और इवन है तो यानी कि इसमें आएगा 2 4 6 8 और 10 भी इंक्लूड होगा, जो कि एक्चुअली a के ही बराबर है। तो यस, इसका भी आंसर होगा हाँ भाई ये भी है, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म बनाना होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी अगेन वैसा ही हिसाब है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और b में 10 15 20 25 दे रखा है। अगर x मल्टीपल ऑफ 10 है तो क्या आप ये बात समझते हैं कि पहला चीज 10 होगा, दूसरा चीज 20 होगा, है ना। क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10n टाइप के नंबर्स होंगे जहाँ पे n नेचुरल नंबर्स है। तो इसमें आएगा क्या 10 20 30, और नेगेटिव वाले नंबर्स भी तो आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप पॉजिटिव वाले निकालो, आप n को नेगेटिव भी ले लो, क्या दिक्कत है, वो तो तब भी मल्टीपल होगा। बट अगर आप पॉजिटिव भी लेके चलो तो भी आप देखोगे कि इसके जितने एलिमेंट है वो उसमें तो होंगे ही, 10 है 20 है 30 भी आएगा इसमें। लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल गया, एक्चुअली कई सारे ऐसे मिल गए जो कि ए में नहीं दिए हैं। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि नहीं, फोर्थ वाले सेट्स
आर नॉट इक्वल, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ इसको, नो। ठीक, अच्छा फिफ्थ की बात करें तो पहला सेट 2 3 दिया हुआ है और दूसरा सेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। अच्छा आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कि ये जो है इसमें अगर आप 2 पुट करें तो ये 0 नहीं होने वाला, और आप 3 भी पुट करें तो भी 0 नहीं होने वाला। तो इसके जो सोल्यूशन है वो 2 3 नहीं आएंगे। हालांकि ध्यान दीजिएगा ये वैसा ही दिखता है जैसा हमने पहले किया था, लेकिन पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पे माइनस लिखा था। ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। यहाँ पे जो आपके आंसर्स आएंगे वो x -2 -3 आएंगे, और -2 -3 2 और 3 के इक्वल नहीं होते, तो ऑफकोर्स इसका आंसर होगा नहीं। ठीक, अच्छा सिक्स वाले की बात कर लेते हैं। ए जो है वो लेटर है फॉलो वर्ड के लेटर्स। ठीक है, तो ए में फॉलो वर्ड अगर लिखा जाए तो वो होगा F O, L 2 बार आ रहा है, O भी 2 बार आ रहा है, और 1 बार आ रहा है W। और B जो है अगर आप देखें वुल्फ, इसमें तो सारे ही लेटर्स ऑलरेडी अलग अलग हैं, तो शायद आप देख पा रहे हो कि सारे में लेटर्स सेम है और बस ऑर्डर का फर्क है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपका आंसर होगा यस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इक्वालिटी ऑफ सेट्स में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा अगला सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेट, कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ऑफकोर्स एक सेट दोनों नहीं हो सकता एक साथ। तो ये पहला जो सेट है इसमें लिखा हुआ है कि x जो है वो W यानी कि होल नंबर से बिलोंग करता है, और x जो है वो 3 से 10 के बीच में है। तो अगर आप देखें यहाँ पे होल नंबर्स जो चाहिए, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इस केस में सेम ही होगा, होल नंबर में एक 0 ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे 0 का कोई रोल है ही नहीं। तो अगर आप ए सेट को रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे, मैं ये पहला वाला कर रहा हूँ, तो ये सेट बनेगा क्या, ये सेट बनेगा 4 5 6 7 8 9, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो क्या ये सेट फाइनाइट है? बिल्कुल, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक, सिमिलरली सेकेंड वाला तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 एलिमेंट है, n ऑफ ए 4 है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है ऑफ कोर्स। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले की अगर बात की जाए तो इसमें ये एलिप्सीज आ गए हैं, तो यानी कि ये तो एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो ऑफ कोर्स ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक, एंड फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। फोर्थ में बोला गया है x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। अगेन ये किसी एक क्लासरूम की बात हो रही है, तो एक क्लासरूम में आई थिंक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो शायद 0 होंगे किसी एक क्लास में, कि भाई मेरे जैसा कोई टीचर हो जो कि बहुत बोरिंग हो, तो कोई भी नहीं आएगा उसकी क्लास में, है ना। मर्जी से तो कोई नहीं आएगा, पेरेंट्स भेज रहे होंगे, है ना। तो मिनिमम तो 0 हो सकता है, और मैक्सिमम जितने लोगों ने एडमिशन लिया उतना हो सकता है कि हर कोई आया हो। बट उसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि हर रोज कोई ना कोई आता ही जा रहा है, या कभी कोई ठिकाना ही नहीं है कितने आएंगे। तो ये जो भी होगा ये फाइनाइट होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में दिक्कत कोई है नहीं, कि आप फाइनाइट और इनफाइनाइट बता पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है सबसेट। सबसेट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आइडिया बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने बोला था कि सेट जो होता है वो एक बैग होता है। ठीक है, एक बैग होता है जिसे हम कलेक्शन बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो एक बैग, अगर ये पूरा सा बैग है आपके पास एक, है ना, आप इसके अंदर एक छोटा सा पर्स भी तो रख सकते हो, है ना। हालांकि सेंस नहीं बनता, पर कभी कभी जैसे आपने रख लिया बैग के अंदर, रख लिया कि भाई कोई पॉकेट में रखा हो तो कोई ट्रैवल करते टाइम निकाल ना ले, आप हेडफोन में गानों में मग्न हो और कोई निकाल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपने बैग में रखा है, इसके अंदर भी कुछ सामान होगा, इसके अंदर तो है ही कुछ सामान। तो ये कुछ ऐसी बात नहीं हो रही कि एक बैग के अंदर एक और एक छोटा सा हिस्सा रखा हुआ है जो कि एक अलग बैग में बनाया जा सकता है ना, है कि नहीं। तो जो सब सेट है वो आइडिया भी कुछ ऐसा ही है। सब सेट का आइडिया कुछ इस प्रकार का है कि इट इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सेट। एक सेट है और उसका एक छोटा सा हिस्सा, ये सब सेट है। अब ये छोटा कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने ये पूरा बैग बनाया, तो ऐसा ही एक सेम बैग आप चाहो तो इसके ऊपर लगा सकते हो, है ना। एक बैग को दूसरे बैग में रख सकते हो, सेम मॉडल के बैग को आप रख सकते हो, है ना।
तो ये पूरा का पूरा भी एक सबसेट है, और एक छोटा सा बैग होगा इसके अंदर, वो भी एक सबसेट है। चलो हम देख लेते हैं, हम डेफिनेशन अगर देख लेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा कैसे मैथमेटिकली इस चीज़ को ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो बहुत सिंपल है कि एक सेट का एक छोटा हिस्सा, ये छोटा हिस्सा कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी छोटा से मेरा मतलब है एक एम्प्टी सेट हो सकता है, या बहुत बड़ा भी हो सकता है। बहुत बड़ा मतलब वो पूरे ही सेट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो एक हिस्से को सब सेट बोला जाता है। सेट का हिस्सा सब सेट है। ठीक है, नाम में ही पता चल रहा है वैसे काफी हद तक। जैसे सोनिक होता है और सब सोनिक होता है, जो कि उससे जस्ट कम होता है, वैसा ही कुछ है। ठीक, अच्छा, तो हम बोलते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। अगेन इसमें ऊपर जो है वो प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, वो हम बाद की बात है। इसे पढ़ा जाता है A इज अ सबसेट ऑफ B if every element of A is an element of B। every element of A is an element of B। वाइस वर्सा की कोई बात नहीं कर रहा। यानी कि अगर B एक बहुत बड़ा सा बैग है, तो इसके अंदर अगर आपने एक छोटा सा बैग ऐसा A बना दिया, तो जो भी A के अंदर है वो ऑटोमेटिकली B के अंदर भी तो है। तो हम कहते हैं कि A जो है वो एक सबसेट है। पर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा बैग डिजाइन कर रखा है जिसमें एक बैग तो ये है जिसको B बोल रहे हैं, लेकिन एक बैग कुछ ऐसा है जिसमें कुछ सामान तो इसके अंदर आ रहा है पर कुछ नहीं भी आ रहा है। तो अब आप A को सबसेट बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इसके अंदर नहीं आ रहा है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया क्लीन होगा कि अगर A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं तो A को B का सबसेट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कभी कभार ये डेफिनेशन लिखी जाती है या फिर इस तरीके से लिखा जाता है सबसेट को। वेल, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें होती है, बट इसे ज्यादातर हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? अब देखो, यहां अगर ध्यान से देखें, मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि A खुद का सबसेट हो सकता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जो चीज A में है वो A में तो है ही। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट A में जो भी सामान है वो हमेशा A में होगा ना। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, जो कि हमें एन एलिमेंट ऑफ A ही अगर हो जाए, तो अगेन ये सबसेट की डेफिनेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। बट सिंस आपने भी देखा ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि एक सेट खुद का सबसेट है, तो इसीलिए इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। और इसके अलावा जितना भी है उसे प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। प्रॉपर का मतलब है कि वो एटलीस्ट एक एलिमेंट B के पास ऐसा होगा जो कि A के पास नहीं है, यानी कि ये इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे तो क्या है, मैं तो ये तो वैसे तो ये इक्वल सेट्स हैं, पर मैं इसे देख रहा हूं कि ये सबसेट की डेफिनेशन पे सेटिस्फाई तो करता है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैं ये लिखवा भी दूंगा बाय द वे। तो ये तो ठीक है, बट ये तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन से कुछ अटपटी सी चीज आ रही है ना, डिफाइन जिस तरीके से किया गया उस हिसाब से। तो इसीलिए हम इसे इम्प्रॉपर सबसेट बोल देते हैं। मैं ये लिख भी देता हूँ, इसे इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है और इसे प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। ठीक है, तो हम जब ये सिंबल लिखते हैं तो हम इसे इम्प्रॉपर पढ़ते नहीं है, हम इसे सिर्फ सबसेट पढ़ते हैं कि ये इम्प्रॉपर प्रॉपर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं जनरली ये वाला प्रेफर करता हूँ, बट कुछ किताब में ये वाले सेट को भी, इस वाले सिंबल को भी सिर्फ सबसेट पढ़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप जो बुक फॉलो करें। अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जिस तरीके का नोटेशन है वो हमेशा डिफाइन कर देते हैं, आप बस एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। तो मैथमेटिकली इसको ऐसा भी बोला जाता है, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब होता है अगर A में बिलोंग कर रहा है, या रादर मैं यहाँ पे ये लिखने के बजाय ये लिख देता हूँ, व्हेन A बिलोंग्स टू A implies automatically A will belong to B। अगर ऐसा हर बार हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ये वाला सिंबल अगेन यूज कर लेता हूँ, ये कुछ हिसाब है। ठीक है, अच्छा, अगर हम नॉट अ सबसेट लिखना चाह रहे हो तो ऑफकोर्स हम ये करते हैं। ठीक, या फिर जैसा कि मैंने कहा ऐसा भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में। ठीक है, तो ये नॉट है, जैसे वही ये इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, वही सेम हिसाब है। चलिए, तो इसके आगे
कुछ नोट है जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगेन ये सब डेफिनेशन से रिलेटेड ही हैं। तो पहला होता है कि अगर ए सबसेट हो जाए बी का एंड बी सबसेट हो जाए ए का, तो इसका क्या मतलब है, ए में जो भी है वो बी में होगा और बी में जो भी है वो ए में होगा। अरे ये कुछ याद सा नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसका मतलब होता है कि ए और बी इक्वल होंगे, है ना। इक्वल सेट में क्या होता है, जो ए में है वो बी में भी है और जो बी में है वो ए में भी है। तो अगर ऐसा लिखा दिख जाए आपको तो आप सीधा सीधा समझ जाइएगा कि वो इक्वल सेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल तरीका होता है इक्वल सेट को डिफाइन करने का। अच्छा, एक चीज मैंने अभी बोली थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और मैंने इसको एक नाम भी दिया था, हाँ जी, इसे इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में एक और इम्प्रॉपर सबसेट कभी कभी लिख देते हैं जो कि होता है एम्प्टी सेट, बट एम्प्टी सेट को इम्प्रॉपर नहीं बोला जाता ज़्यादातर किताबों में, और मुझे भी यही सिखाया गया तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। क्या कि एक तो ये है, और दूसरा होता है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी या रैदर एवरी सेट, ठीक है। किसी भी सेट का, एवरी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखिए, सबसेट का मतलब क्या है कि जो पहले सेट में है वो दूसरे सेट में होगा, ठीक है। यानी कि अगर x एक एलिमेंट ले रहा हूं, अगर वो इसमें है तो वो इसमें भी होना चाहिए सबसेट होने के लिए, है ना। तो मैं अगर एम्प्टी सेट को ध्यान से देखूं, एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं चेक करने को, है ना। एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं चेक करने को, राइट। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं चेक करने को, तो मैं बाय डिफॉल्ट यही तो बोल सकता हूं कि एम्प्टी सेट का हर एलिमेंट ए में है, क्योंकि कुछ है ही नहीं चेक करने को, है ना। तो ये बात आप दोबारा से सुन लीजिए, सिंस एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं चेक करने को, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी एलिमेंट एम्प्टी सेट में है वो ए में भी है। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हम एम्प्टी सेट को किसी भी सेट का सबसेट मानते हैं। यानी कि यहां से एक बात निकल के आती है कि एम्प्टी सेट खुद का भी सबसेट होता ही है, जो कि सेकंड वाले चीज से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है, ये कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। हम इसे बोलते हैं कि ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है जो हम चेक कर पाए, तो हम इसे मानते हैं कि हाँ ये होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में जब कंडीशन है ही नहीं चेक करने को तो उसे ट्रू माना जाता है, ठीक। अच्छा, अब इसके आगे हम अगले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां पे हम इन टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है, ठीक है। तो पहला देखिए, लिखा है कि a, b जो है वो सबसेट नहीं है b, c, a के। अब सबसेट की डेफिनेशन आपको इसके लिए क्लियर होनी चाहिए, क्या कि इसमें जितने एलिमेंट है वो इसमें है या नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें a है और इसमें भी a है, राइट। और ऐसा ही सेम b के साथ भी तो है। तो अगर सारे एलिमेंट हैं तो कहीं ना कहीं ये तो सबसेट है ना, ये सेट इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके पास मौजूद है। तो यहाँ पे जो लिखा है नॉट, वो फॉल्स है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है, एक सेट दिया हुआ है ए ई, और ये दूसरा सेट जो है वो है एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जिन लोगों को अंग्रेजी में थोड़ा हाल तंग है, वॉवेल्स ये होते हैं AEIOU, है ना। इतना तो पता ही होता है सबको। अगेन पहले सेट में ए और ई था और इसमें भी ए और ई दोनों मौजूद है, तो यानी कि पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में आएंगे, और अगर ऐसा है तो ये सब सेट का एग्जाम्पल है बिल्कुल। तो ये सेकंड वाला ट्रू है। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड में देखिए, इसके पास 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि ए के पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो बी में नहीं है। तो इस वजह से हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है, पर यहां लिखा गया है कि सबसेट है, तो देयरफॉर ये चीज फॉल्स है। अच्छा, इसके आगे चले।
पहले सेट में ए है, दूसरे सेट में ए बी सी है, तो पहले सेट में जितना भी है जो कि एक ही समान है वो दूसरे में भी है, तो डेफिनेटली ये एक सबसेट का एग्जाम्पल है, ये ट्रू है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट वाला देखें, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है कि ये जो पूरा चीज है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एज इट इज इस सेट के अंदर कहीं रखा हुआ है। अब आप बोलोगे हाँ सर बात तो ठीक है, ये ए तो रखा हुआ है, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये और ये सेम नहीं होते। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बोल रहा है कि एक सेट है जो कि एक्चुअली एक सिंगलटन सेट है जिसमें ए है, तो दोनों सेम चीज नहीं है। ठीक है, ये बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है कि ये जो सेट है इसके अंदर एक सेट होना चाहिए जिसमें एक सिंगलटन एलिमेंट हो, बट सेट थोड़ी है, इसके अंदर तो सिर्फ एक एलिमेंट है। तो क्लियरली ये जो समान है ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, सबसेट है पर बिलोंग नहीं करता है। तो देख रहे हो, एक छोटा सा सिंबल चेंज करने से पूरा का पूरा आंसर बदल गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आया इसे दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, एक सेट है और एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अच्छा अब ये लास्ट वाला देख लीजिए। पहला सेट जो बनाया है वो है x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो तो वो होगा 2 4, सिर्फ ये दोनों। और अगर हम बोले एक नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ये तो बहुत सारे आ जाएंगे। क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा एंड सो ऑन, ये 36 तक चलेंगे। ठीक है, और भी बीच में नंबर्स होंगे। तो अगर आप देखो पहले सेट में जितनी भी चीजें थी वो दूसरे में भी है ना। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ये सबसेट है। तो देयरफॉर ये वाला जो हिस्सा है मैं यहाँ पे मिटा के ही लिख देता हूँ। तो ये जो 6th वाला पार्ट है ये डेफिनेटली ट्रू है। तो आई होप कि आपको सबसेट तक का सारा मामला समझ में आया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स है। ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं। अगर आप ये चीज कर पा रहे हैं तो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है। इसके आंसर्स भी दे दिए हैं, पर इसे बाद में देखिएगा, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो थैंक यू सो मच। अगेन मैं कह रहा हूँ फुल लेंथ लेक्चर्स डेफिनेटली आएंगे, एटलीस्ट 1 वीडियो पर वीक श्योर है। और ये चैप्टर मैं पक्का कंप्लीट करूंगा 6 से 7 लेक्चर्स के अंदर अंदर। तो आप बस बने रहिए और जितनों को भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है। और अगेन मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। पीस।